नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो पिछले पाठों में हमने देखा रॉकेट विज्ञान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्राचल। ये थे डेल्टा वी या फिर गति परिवर्तन, फिर था रॉकेट बल या रॉकेट थ्रस्ट, और पिछले पाठ में हमने देखा यांत्रिकी प्राचल, विशिष्ट धक्का, स्पेसिफिक इम्पल्स, जिसके द्वारा हम दूसरे प्राचलों का नापतोल कर सकें, परीक्षण कर सकें। अब अंग्रेजी में कहावत है, When the rubber meets the road। कहने का मतलब है जैसे आपने गाड़ी तो बनाई, आपने प्रयोगशाला में उसका पूरा टेस्टिंग किया, आपने कहा कि ठीक है इसका इतना माइलेज होगा, इसका इतना वजन है, टॉप स्पीड, हॉर्स पावर, सब कुछ ठीक है, पर जब उसको सड़क पे उतारनी है तभी उसकी असलियत पता चलेगी, तभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। तभी कहते हैं when the rubber meets the road, माने कि जब टायर इसके सड़क पे लगेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये गड्ढों को झेल सकती है, बारिश को झेल सकती है, गर्म ठंड में कैसे होता है। तो इसी प्रकार से हमने भी यहाँ तक एक बुनियाद बनाई है, एक सांख्यिक रूप से हमने कई सूत्र देखे, कई समीकरण देखे, और अब हमें थोड़ा थोड़ा पता है कि रॉकेट विज्ञान और रॉकेट किस प्राचलों पे काम करते हैं, किस समीकरण के सूत्रों पे काम करते हैं। अब वक्त आ गया है उड़ान की। अब वाहन जो है वो किसी न किसी पर्यावरण में ही चलता है, तो उसकी बनावट उसी पर्यावरण के मुताबिक होनी पड़ेगी। अब सबमरीन और हवाई जहाज ये दोनों एक प्रकार से नहीं बन सकते, तो इसी प्रकार से हमें रॉकेट का पर्यावरण समझना बहुत जरूरी है। तो रॉकेट का पर्यावरण क्या है? रॉकेट का पर्यावरण है हमारा वायुमंडल और बाद में जाके अंतरिक्ष, जहां वायु नहीं है। पर वायुमंडल में वायु हर जगह समांतर नहीं होती, ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उतना ही वायु का घनत्व कम होता जाएगा। तो वायुमंडल को समझना भी आवश्यक है अगर आपको रॉकेट विमान सही से बनाना हो तो इस पाठ में हम इस विषय को देखेंगे कि रॉकेट की धरती से अंतरिक्ष की उड़ान, इसमें क्या समस्याएं आती हैं और इसमें क्या उपाय लगते हैं। शुरू करते हैं एक सवाल से। रॉकेट सीधे ऊपर क्यों जाते हैं? अब इससे पहले कि कोई होशियार बोले कि ऊपर नहीं तो नीचे जाएंगे क्या, प्रश्न ये है कि सीधे ऊपर क्यों भेजते हैं? जब रॉकेट ने बाद में परिक्रमा लगानी है तो तिरछा भेजना चाहिए। सीधा खड़ा करने में क्या तर्क है? इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए कि आप नीचे दाएं साइड में अपनी गाड़ी में हो। यह आपका प्रारंभिक स्थान है और आपने यात्रा करनी है ऊपर बाएं पॉइंट यहाँ को। अब रास्ते के दो भाग हैं। पहला भाग समझ लो बहुत ही कच्चा रास्ता है, बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े पत्थर, कहीं कीचड़ कहीं रेत, समझ लीजिए कि अति खराब रास्ता। पर यात्रा के शेष भाग में रास्ता बिल्कुल A1 हो जाता है, बढ़िया चौड़ा सपाट साफ हाईवे, जैसे लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था, हेमा मालिनी के गाल जैसे, अति सुंदर रास्ता। अब आपको अपने लक्ष्य तो पहुंचना है, पर पहुंचना है एक सुरक्षित और दो कम से कम ईंधन का प्रयोग किए। तो सवाल है कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे? ऐसा जो सीधे जाए, या फिर कुछ ऐसा या फिर ऐसा? तो अगर आप समझदार हो और यह कोई भी जिम्मेदार ड्राइवर आपको बताएंगे, आप हमेशा इस पथ का चयन करोगे। खराब कच्चे रास्ते पे गाड़ी को कम से कम समय और कम से कम दूरी ले जाना चाहिए। चलना धीरे से और चलना ध्यान से। प्रक्षेपण वाहन रॉकेटों में भी कुछ ऐसा ही है। वायुमंडल का निचला भाग इसी खतरनाक कच्चे रास्ते जैसा होता है। यही कारण है कि रॉकेट को सीधे ऊपर भेजा जाता है, जिससे वह इस भाग में कम से कम दूरी तय करे और जल्द से जल्द उसे राहत पाए।
इसको हम और विस्तार में समझते हैं वायु घर्षण बल सूत्र से। यह है हमारा घर्षण सूत्र, जिसको इंग्लिश में हम ड्रैग इक्वेशन कहते हैं। अब मैं पहले ही बता दूं कि यह कोई पक्का सूत्र नहीं है। मतलब यूं ना समझो कि जो प्रकृति या यांत्रिकी में होता है वो आप इस सूत्र को यूं का त्यों लागू करके समझ सकते हो। घर्षण का विषय, खासकर वायु घर्षण का विषय, अति जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो कोई एक आध सूत्र या समीकरणों से संपूर्ण रूप से वर्णित अभी तक नहीं किया गया। वायु घर्षण से संबंधित यांत्रिकी में सही मंत्र है परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण। तो वास्तविकता में यह सूत्र नहीं, एक प्रकार का उपसूत्र है, परंतु इसका लाभ यह है कि यह हमें दिशा दिलाता है, हमें कम से कम मोटा मोटा बताता है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं। तो इस समीकरण को देखते हैं। एफ डी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर सी डी ए। एफ डी है आपका वायु घर्षण का अवरोधक जोर, इसके मात्रक हैं न्यूटन। रो है आपका हवा का घनत्व, एयर डेंसिटी, इसके मात्रक हैं केजी बटे मीटर क्यूब। वी है आपके हवा में वस्तु की गति, यहाँ पे वाहन की गति, इसको नापते हैं हम मीटर प्रति सेकंड में। ए है आपके वस्तु का गति के दिशा में जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो मीटर स्क्वायर्स में होता है। और सी डी है आपका ड्रैग कोफिशिएंट या फिर घर्षण गुणांक, जो हमें समीकरण बराबर करने के लिए लगाना पड़ेगा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इस समीकरण के चल कैसे रॉकेट को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जितना हवा घना हो उतना ही हम पे वायु घर्षण लगेगा। और इसका अनुमान भी आप लगा सकते हैं कि अगर हवा बहुत बारीक हो, जैसे अंतरिक्ष में या वायुमंडल के ऊपरी भागों में, तो वायु का जोर कम ही लगेगा। तो यहाँ पे बाएं साइड को है ऊंचाई और वायु घनत्व का ग्राफ। हम देख सकते हैं कि 20-25 किलोमीटर के बाद वायु घनत्व तकरीब नामात्र हो जाता है, पर ध्यान से देखें तो 10 किलोमीटर पश्चात घनत्व तीव्रता से कम होने लगता है। ये 10-11 किलोमीटर की ऊंचाई बहुत विशेष ऊंचाई है। यह आखिरी ऊंचाई है जहां हमें धरती के कुछ समांतर वायु घनत्व मिलता है। दाएं को आप देख सकते हैं वायु के अणुओं का घनत्व, और इसी 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे आप देखेंगे कैसे उनका गाढ़ापन अचानक से कम हो जाता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद रॉकेट पे घर्षण ऐसे ही अचानक कम होने लग जाता है। ये पहले 10 किलोमीटर है जो हमारे पिछले उदाहरण में वो अति खराब खतरनाक रास्ता था। इन्हीं 10 किलोमीटर को सावधानी से पार करना रॉकेट यात्रा की पहली बड़ी सफलता है, और इन्हीं 10 किलोमीटर को पार करने के बाद ही रॉकेट मुड़ने की सोचता है। वायुमंडल में इन पहले 10 किलोमीटर को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल के 4 भाग हैं, थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और जिसका हमारा परिचय हुआ सबसे नज़दीक भाग ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर शब्द आता है ट्रोपो से, जिसका संबंध होता है ऊष्मा, ऊर्जा और गर्मी से। संस्कृत में इससे संबंधित शब्द धातु है तप, जिससे हमारा शब्द तापमान आता है। तप से ही शब्द हैं तपन, तफन, तफन, तूफान, टाइफून। तो ट्रोपोस्फियर में ही वायुमंडल की अधिकतर ऊर्जा बसी है और अधिकतर हलचल भी है। ट्रोपोस्फियर से ऊपर निकलते ही एक प्रकार से सब ठंडा पड़ जाता है। यही कारण है कि हवाई जहाज 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही सफ़र करते हैं, ट्रोपोस्फियर से थोड़ा बाहर। इसको कहते हैं फ्लाइंग अबव द वेदर या फिर मौसम से ऊपर उड़ना, क्योंकि सारा तूफान, हवा, बारिश 10 किलोमीटर से नीचे ही होता है और इसलिए
रॉकेट के लिए इस क्षेत्र को सुरक्षित रूप से पार करना आसान नहीं होता और इसमें वायु घनत्व का बहुत बड़ा हाथ है। अब हम अपने घर्षण सूत्र के एक और चल की जांच करते हैं, पर इससे पहले एक सोच प्रयोग करते हैं। बाईं साइड को है भारत का मशहूर वर्कहॉर्स रॉकेट यानी भरोसेमंद कार्यकर्ता रॉकेट PSLV। निम्न कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ये ले जा सकता है 4 टन। दाएं साइड को है रूस का वर्कहॉर्स रॉकेट प्रोटॉन, जो पृथ्वी निम्न कक्षा में ले जा सकता है 20 टन। अब एक छात्र है जिनका नाम रख लेते हैं टिंकू। अब टिंकू होशियार है और जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। रूस का वर्कहॉर्स 20 टन का और हमारा सिर्फ 4 टन का, ये तो बड़ी बेइज्जती है यार, ऐसे कैसे? तो टिंकू साहब पहुंच गए बैंगलोर के अंतरिक्ष भवन, जहां इसरो का हेडक्वार्टर है। वहां एक हाई लेवल मीटिंग जारी थी और टिंकू धड़ाम से दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं, सर ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा वर्कहॉर्स रूस के आगे इतना कमज़ोर? कुछ करिए सर, प्लीज़ सर। तो एक इसरो का इंजीनियर बोलता है, कर रहे हैं ना बाबा, GSLV वगैरह भी तो बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है, बजट भी कौन सा बहुत है हमारे पास। यहाँ पे टिंकू बोलते हैं, सर मेरे पास आइडिया है, ना खर्चा ज़्यादा लगेगा और ना टाइम। वहाँ इसरो के सदस्य एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, बताओ। तो टिंकू कहते हैं, सर करना ये है कि 5 PSLV खड़े करो, फिर एक रस्सी से सबको बांध दो टाइट कस के अच्छे से, फिर सबकी सुतलियां एक कर दो। ये मैंने खुद कई पटाखे लड़ियों के साथ किया है, ये चलेगा। अब आपका एक रॉकेट 20 टन उठा लेगा। तो अब आपसे प्रश्न है, बताइए क्या टिंकू की बात में दम है? तर्क तो मजबूत लग रहा है। अगर आपका एक ट्रक ऊंची चढ़ती ढलान पे 2 टन का बोझ ले जा सकता है, तो 4 टन के बोझ ले जाने के लिए 2 ट्रक आजू बाजू लगा दो और सामान को दोनों के ऊपर फैला के रख दो, ये तो अवश्य चलेगा। तो फिर क्या टिंकू सही हैं? हम 5 PSLV रॉकेट बांध के उनकी फायरिंग एकत्रित करके 20 टन का सामान निम्न कक्षा को क्यों नहीं पहुंचा सकते? सोचने के लिए यहां पॉज कर लीजिए, हम मिलेंगे 10 सेकंड बाद। तो यहां पे आता है घर्षण सूत्र का एक और महत्वपूर्ण चल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रॉकेट पे घर्षण बढ़ेगा, और अगर आपने उसको मायने में नहीं लिया तो समझ लो रॉकेट का टूटना निश्चित है। और यही कारण है कि टिंकू महाशय का आइडिया नहीं चलेगा। याद रखें, यह क्षेत्रफल है तो यह चौड़ाई के वर्ग पे चलता है। चौड़ाई 3 गुना किया तो क्षेत्रफल करीब 9 गुना बढ़ेगा। दूसरी बात याद रखें, क्षेत्रफल के साथ रॉकेट का आकार भी बदलता है, जिसका वायु घर्षण पर बहुत कठोर प्रभाव हो सकता है। रॉकेट का क्षेत्रफल बढ़ाना बहुत कठिन काम है और इसके लिए आपको रॉकेट यात्रा की गति का जो रूपरेखा है या वेलोसिटी प्रोफाइल पूरा बदलना पड़ेगा। सुनिए एक कहानी। 1987 तक भारत के पास एक ही प्रक्षेपण वाहन था जो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के काबिल था। वो था SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो निम्न पृथ्वी कक्षा में भेज सकता था 40 किलो। अब 40 किलो से पेलोड को 150 किलो तक बढ़ाने के लिए इसरो ने डेवलप किया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV और SLV में फ़र्क क्या था? मोटा मोटा फ़र्क यह था कि SLV के पहले चरण में 1 रॉकेट था और ASLV के पहले चरण में 3। और तो और
जो अधिक 2 रॉकेट ASLV के पहले चरण पे लगाए वो वही रॉकेट था जो SLV के पहले चरण पे लगता था। कहने का मतलब है कि ASLV के पहले चरण में जो 3 रॉकेट थे वो समांतर थे और वो वही रॉकेट था जो SLV के पहले चरण में लगता था। तो इससे मतलब कि आपको सुरक्षित हो क्योंकि आपने उसकी परीक्षण कर रखी है। तो देखिए कि ये टिंकू के आइडिया से ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि ASLV पे लगने वाले ये और 2 सहायक रॉकेट हैं। इनको कहते हैं स्ट्रैप ऑन, यानी साथ में बांधे जाने वाले, जो बिल्कुल टिंकू का एक तरह से आइडिया था कि बांध के लगा दो और रॉकेट। और इसरो को ASLV पे काफ़ी कॉन्फिडेंस था, भरोसा था कि सफल होगा, क्योंकि इन्होंने SLV पे 2 और रॉकेट ही तो लगाए थे और इन सारे रॉकेटों की खूब परीक्षण हो चुकी थी। पर हुआ क्या? ASLV का पहला लॉन्च 1987 में असफल था। रॉकेट ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी भाग में फट गया। इसरो ने सोचा कि यह कोई पुर्जा तंत्र के न चलने से हुआ, पर दूसरा लॉन्च जो 1 साल बाद 1988 में था, रॉकेट फिर से उसी ऊंचाई पे पहुंच के फेल हो गया। देखो, रॉकेट तो फेल होते हैं, खासकर जब एक नया मॉडल का रॉकेट आता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है उतनी, पर उसी प्रकार की असफलता को दोहराना और पूरी तरह से नहीं समझ पाना, ये एक समस्या का जड़ हो गया था। यह इसरो के लिए बहुत गंभीर विषय हो गया और कहते हैं कि एक प्रकार से इसरो में मातम छा गया। तो फिर गहरी जांच के बाद पता चला कि प्रथम कारण है रॉकेट के बदले आकार और क्षेत्रफल से वायु घर्षण वाहन के लिए घातक हो रहा था। तो फिर सुधार करके ASLV ने फाइनली अपने तीसरे उड़ान 1992 में सफलता पाई और ASLV की सीख से ही PSLV भारत का भरोसेमंद वर्कहॉर्स रॉकेट बना। देखिए, ASLV सिर्फ 40 टन का रॉकेट था और PSLV 300 टन का रॉकेट है, पर PSLV का डिज़ाइन की बनावट ऐसे की गई है कि उस पर अधिकतम जो घर्षण है वो ASLV से 30% कम लगता है। तो SLV से ASLV की इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि आप रॉकेटों को यूं ही साथ बांध के उड़ा नहीं सकते। इससे रॉकेट पे वायु घर्षण का रंग रूप ही बदल जाता है और दुर्घटना होने की संभावना बहुत बढ़ जाती हैं। एक और चीज़ है कि वाहन पे वायु घर्षण की परीक्षण ठीक से सिर्फ उड़ान से ही हो सकती है। धरती पे कोई परीक्षण व्यवस्था नहीं है जो ढंग से बता सके कि जंग के मैदान में रॉकेट पे क्या बीतेगा। अब विंड टनल्स हैं या फिर वो जो सुरंग हैं जिसमें वो हवा को तेज़ी से बहाते हैं परीक्षण करने के लिए, पर उनमें जिस प्रकार की गति उत्पन्न होती है वो रॉकेटों की परीक्षण के लिए ठीक नहीं है। वो गति बहुत कम ही है, रॉकेटों की ढंग से उसमें परीक्षण नहीं हो सकती। अब हम आते हैं वायु घर्षण को प्रभावित करने वाला हमारा अगला चल, जो है गति या फिर वाहन की गति। सूत्र बताता है कि वायु घर्षण वाहन के गति के वर्ग पे चलता है, यानी गति 4 गुना बढ़ी तो घर्षण का जोर 16 गुना बढ़ जाएगा। फिर याद दिला दें कि यह एक उप सूत्र है, कोई पक्का नहीं है कि घर्षण बिल्कुल 2 की घात पे ही चलता है। परिस्थितियों के मुताबिक ये 1.7 की घात पे चले या फिर 2.8 की घात पे चले, पर यह अवश्य है कि गति बढ़ाने से घर्षण का जोर तीव्रता से बढ़ता है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि हमें तेजी से जाना ही क्यों है? आराम से धीरे धीरे चलें तो वायु घर्षण से बच सकते हैं। इसके लिए हमें फिर से गुरुत्व क्षेत्र में अपने रॉकेट सूत्र को देखना पड़ेगा। साफ दिखता है कि जितना समय हम गुरुत्व क्षेत्र में बिताएं उतना ही हमारा डेल्टा V मारा जाता है। किससे? GT से। और उतना ही हमारा ईंधन व्यर्थ होगा और उतना ही हम कम सामान अंतरिक्ष तक पहुंचा पाएंगे। मान लीजिए G की वैल्यू हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लें और मान लीजिए हम गुरुत्व क्षेत्र में 50 सेकंड अधिक समय लगाएं, तो हमारा 500 मीटर प्रति सेकंड या फिर आधा किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा V खपत हो जाएगा
और यह मिशन की सफलता और असफलता का फासला बन सकता है। बल्कि अधिकतर जो उपग्रह हैं उनका कुल डेल्टा वी होता ही कुछ ऐसे ही 100-300 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरी चीज़ है कि कम गति के वाहन को अपने पथ से हटाना थोड़ा आसान होता है, उसमें गति शक्ति कम होती है, मोमेंटम कम होता है। तो जैसे कि कोई हवा के झोंक से भी वो अपने पथ से हट सकता है। इसलिए रॉकेट ज़्यादा तेज से तो नहीं चला सकते, पर ज़्यादा धीरे से भी नहीं। इसको देखिए, यह है कनाडा का मशहूर साउंडिंग रॉकेट ब्लैक ब्रांड। अब इसका उत्पादन बंद हो गया है, पर 50s और 60s में यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय साउंडिंग रॉकेट था। अब देखिए ये कितने स्फूर्ति और गति से उठता है। और अब तुलना कीजिए और किसी बड़े आकार का स्पेस शटल रॉकेट से। यह इसलिए है क्योंकि ब्लैक ब्रांड की चौड़ाई और आकार पतला होने से यह वायु घर्षण से उतना प्रभावित नहीं होता, और इसका फायदा उठा के यह तेजी से विस्फोटक रूप से प्रक्षेपण करता है, अपनी ऊंचाई पे जल्द से जल्द पहुंचने के लिए, अपने ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने के लिए। अब हम जानते हैं रॉकेट की वायुमंडल में यात्रा का एक अति महत्वपूर्ण प्राचल, जिसे कहते हैं अधिकतम गतिक दाब या फिर मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर। इसको मैक्स क्यू के नाम से भी जाना जाता है। अब इस ग्राफ में 3 चलों का चित्रण हुआ है। हरे में आपको दिखेगा रॉकेट की गति जो बढ़ती जा रही है, और गति का ज्ञात कर सकते हैं हम दाएं साइड के लंब अक्ष से, मात्रक है किलोमीटर प्रति सेकंड। नीचे के हॉरिजॉन्टल एक्सिस या क्षैतिज अक्ष में रॉकेट की ऊंचाई है किलोमीटर में। नारंगी लकीर है वायु घनत्व केजी प्रति मीटर क्यूब में, और इसकी वैल्यू बाएं साइड के लंब अक्ष में है। हम देख सकते हैं कि ऊंचाई के साथ घनत्व कम होता है और 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद करीब नामात्र हो जाता है। अब असली चीज़ जो हम देखना चाह रहे हैं वो है नीले लकीर में, जिसको हम कहते हैं गतिक दाब या डायनामिक प्रेशर। दाब क्या होता है? फोर्स बटे एरिया या फिर बल बटे क्षेत्रफल। तो जितना वायु घर्षण बल बढ़ेगा उतना ही वाहन पे दाब बढ़ेगा। तो इस ग्राफ से हम देखते हैं कि यात्रा दौरान वायु घर्षण का जोड़ वाहन पे किस प्रकार से परिवर्तित होता है। अब हमें पता है कि जैसे रॉकेट उठेगा और गति पकड़ेगा, वायु घर्षण का अवरोध बढ़ेगा, और देखिए कितनी तीव्रता से बढ़ रहा है। यह क्योंकि घर्षण और गति का संबंध घातक किया है, एक्सपोनेंशियल है। पर याद रहे कि वायु घनत्व ऊंचाई के साथ घट रहा है, और जैसे हमने देखा कि ट्रोपोस्फियर को पार करते ही हवा का घनत्व अचानक से गिर जाता है, और यह कारण है कि भलाई वाहन की गति बढ़ रही है, वायु घर्षण का जोड़ घटने लग जाता है। तो एक पॉइंट आएगा जब घर्षण का जोर या फिर गतिक दाब अधिकतम है वाहन पे, और इससे हम कहते हैं अधिकतम गतिक दाब। और यह हमेशा आएगा किस ऊंचाई पे? ट्रोपोस्फियर की आखिरी सीमा पे, या जैसे ही वाहन ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में प्रवेश कर रहा हो। और ग्राफ में हम देखेंगे कि ये तकरीब 10 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही होगा। अब ये जो ग्राफ है ये एक आम बड़े प्रक्षेपण वाहन के लिए है। अगर किसी विशेष वाहन का चाहिए तो उसके लिए उस वाहन का टेलीमेट्री डेटा चाहिए होगा। टेलीमेट्री डेटा माने सूचना और आंकड़े जो वाहन लगातार भेजता है। तो अब इस अधिकतम दाब को मायने में रख के जो रॉकेट के स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उनका काम है कि रॉकेट उस दाब को झेल पाए। अधिकतर प्रक्षेपण वाहनों का अधिकतम दाब 35 से 60 किलो पास्कल है, यानी करीब 50,000 पास्कल। ये उतना भी ज़्यादा नहीं है। धरती पे समुद्र तट पे वायुमंडल का दाब है 1,00,000 पास्कल। तो वाहन पे अधिकतम दाब वायुमंडल के दाब से कोई 1.5 गुना ही ज़्यादा है।
आपके गाड़ी के टायर में 3 लाख पास्कल का दाब होता है, तो रॉकेट इतने मजबूत नहीं बनते हैं। और क्योंकि एक तो उनको हल्का बनाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जा सकें, और दूसरा है कि उनका एक ही बात तो काम आना है उनको। असल में रॉकेट के खाली टंकी पे आप मुक्का मारोगे तो उन पे बड़े आराम से डेंट पड़ जाएगा। और रॉकेट पे अधिकतम गतिक दाब कब आता है? यह आता है उड़ान के 1 से 1.5 मिनट में। जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो तो अवश्य बताएंगे कि रॉकेट ने अधिकतम गतिक दाब पार कर लिया है, और यह है चैन की बात। रॉकेटों के इतिहास में बहुत रॉकेटों ने ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की सीमा पे वीर गति पाई है अधिकतम गतिक दाब के हाथों। अब हम आते हैं घर्षण सूत्र के आखिरी चल पे, घर्षण गुणांक। अब कई जगह इसको स्थिरांक या कांस्टेंट के रूप में घोषित किया जाता है, पर यह स्थिरांक नहीं है। इसकी संख्या वस्तु के क्षेत्रफल पे भी आधारित है, और खासकर यह वस्तु की गति के साथ भी बदलता है। तो देखते हैं कि विभिन्न आकारों के घर्षण गुणांक या फिर ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिन वस्तुओं का प्रवाह की ओर ज़्यादा मुलायम रूप है उनका घर्षण गुणांक कम होगा और उन पे घर्षण कम होगा। जैसे कि एक गोल आकार का घर्षण गुणांक एक चौके आकार से कम होगा, और आम रूप से ये हम समझ भी सकते हैं कि मुलायम आकार के पत्थर जैसे के ऊपर पानी ज़्यादा प्यार से बहता है, न कि नोकीले पत्थरों के ऊपर। अब याद रहें कि इस गुणांक के आंकड़े जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनर फ्लो के लिए हैं। इस प्रकार के प्रवाह को कहते हैं धारा रेखी प्रवाह या फिर स्तरीय प्रवाह। यह वह प्रवाह है जो वस्तु के शरीर के ऊपर शांति से बहे, प्रवाह में हलचल ना हो, गांठ ना बने या फिर कुंडलियां ना बने, जिनको इंग्लिश में एडीज कहते हैं। अगर प्रवाह की गति अधिक बढ़ गई तो लहरें अशांत हो जाएंगे और ये सारे आंकड़े बदल जाएंगे। और यह रॉकेट यात्रा के दौरान होता है। हवा की प्रवाह शांत नहीं रहती जैसे गति बढ़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे कम घर्षण गुणांक स्ट्रीमलाइन बॉडी का होता है और यह एक बूंद की तरह दिखता है। यही कारण है कि रॉकेट के चोंच भी लगभग इसी आकार में पाओगे। अच्छा, अब ज़रा 2 कदम पीछे लेके अपनी दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं, बिग पिक्चर देखते हैं घर्षण के विषय में। यह है हल। इनका काम होता है मिट्टी जोतना और चलाने वाले के लिए कम से कम जोर और ऊर्जा लगे। हल की खूबी उसके आकार में है। अगर आपने फावड़े से हलने की कोशिश की तो आपको या आपके वाहन को ज़्यादा जोर लगेगा, ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगा, और इसलिए ऐसा कोई करता नहीं है। तो ये हल वो औजार है जो गति में मिट्टी के घर्षण को सबसे आसानी से जोते या चीरे। अब पानी के जहाज़ों के आगे का भाग देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि यह भी एक हल है। बस फर्क यह है कि ये मिट्टी की जगह पानी को जोतते हैं। तो यह सब है हल विधि। कितने आसानी से आप माध्यम को उसके घर्षण के खिलाफ जोत सकते हो। इसलिए समुद्री जहाज़ों के आगे के भाग को भी अंग्रेजी में हल ही कहते हैं, HULL, क्योंकि समुद्री जहाज़ों की विधि और तकनीक भारत से ही आए थे। इसी प्रकार से हवाई जहाज को हवा जोतना होता है और गाड़ी को भी हवा जोतना होता है और रॉकेट को भी, जब तक वो वायुमंडल में है। तो रॉकेट की चोंच काम करता है एक वायु हल का। इस विषय को इस प्रकार से समझो तो इसके तकनीकी उद्देश्य स्पष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए रॉकेट चोंच के कई आकार। कुछ कोणियाँ ट्राई करते हैं, कुछ अंडाकार और कुछ
परबल सब्जी के आकार के, जिसे परबलीय रूप कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में यूं का त्यूं पैराबोला कहते हैं। इन 9 आकारों का फिर हवा सुरंगों में हम कुछ परीक्षण कर सकते हैं। अब हम नजर डालते हैं घर्षण गुणांक और वाहन गति के संबंध को। जैसे हमने पहले भी बोला था कि घर्षण गुणांक गति पे बहुत निर्भर करता है। इस विषय में गहरा जाने के लिए बाउंड्री लेयर थ्योरम जानना होगा, और वो हम यहाँ नहीं करेंगे। फिलहाल मोटा मोटा जान लीजिए कि गति के बढ़ने से वस्तु के आजू बाजू की प्रवाह शांत, धारा रेखी, स्तरीय प्रवाह से अशांत, हलचली, विक्षुब्ध हो जाती है, टर्बुलेंट हो जाती है, और इसका असर काफ़ी विचित्र है, जिसका अनुमान आम तर्क से नहीं निकलता। उदाहरण के लिए क्रिकेट को देखते हैं। जब बॉल बिल्कुल नई है और सीधा फेंके जाए, सीम को बीच में रख के, तो किस तरफ को स्विंग करेगी कहना मुश्किल है। जब बॉल एक साइड रफ हो जाए और एक साइड चिकनी है, तो बॉल रफ साइड की ओर स्विंग करती है, और जब बॉल पूरी रफ हो जाए तो जो साइड ज़्यादा चिकना चमकीला हो, अब उल्टा बॉल ज़्यादा चमकीले साइड की ओर स्विंग करती है। तो यह क्यों है? मौलिक रूप से यह होता है क्योंकि घर्षण गुणांक CD की वैल्यू बॉल की गति के साथ बदलता है, और वही CD की वैल्यू बॉल के दोनों साइड अलग होता है। इससे बॉल पे असमांतर घर्षण होता है, जिससे बॉल की गति और दिशा में परिवर्तन होता है। पहली बात, भलाई आपको एक नया क्रिकेट बॉल गोल दिखता है, फिजिक्स नए क्रिकेट बॉल को गोल नहीं मानता। क्रिकेट बॉल एक प्रकार से उपगोल है, अपूर्ण गोल है, लगभग गोल है, क्योंकि उसकी सिलाई बाहर को है और उसका सीम थोड़ा उठा रहता है। नए बॉल यानी जो 0 से 20 ओवर के क्रिकेट बॉल का जो CD है, गुणांक है, और गति का संबंध कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो ये ग्राफ में आप देख सकते हो। अब जैसे बॉल थोड़ी पुरानी होने लग जाती है, भले आप कहो बॉल रफ हो गई है, पर फिजिक्स कहता है कि अब बॉल और स्मूथ हो रही है, मुलायम हो रही है, पूर्ण गोल बन रही है। यह इसलिए है क्योंकि उसकी सीम और सिलाई अब दब रहे हैं और वो सही गोलाकार रूप में आ रहा है। ऐसे में यह ग्राफ दाएं तरफ को शिफ्ट हो जाता है, दाएं तरफ की तरफ जाता है, और होता है करीब 20 से 25 ओवर के दौरान। अब 50 ओवर के बाद बॉल की खाल और सिलाई उधेड़ने लग जाती है, धागे निकल आते हैं, चमड़ी ऊपर खाबड़ हो जाती है, तो क्रिकेट बॉल फिर से भौतिक विज्ञान फिजिक्स की नज़र में अब दोबारा रफ हो जाती है, अपूर्ण गोलाकार बन जाती है, और CD और गति का ग्राफ वापस बाएं साइड को आता है इस प्रकार से। तो अब हमारे पास है बॉल का रूप जो मैच के दौरान बदलता है, और उस पे बॉल की गति और वायु घर्षण गुणांक का संबंध जो हमारे ग्राफ देख रखे हैं। तो अब देखते हैं कि इसका स्विंग बॉलिंग पे क्या प्रभाव है। तो पहले 20 ओवर में ग्राफ से दिखता है कि CD की वैल्यू 120 से 140 लगभग किलोमीटर प्रति घंटे की गति में परिवर्तित होता है। तो इसमें 3 प्रकार के स्विंग बॉलर्स दिखेंगे। पहला, फास्ट स्विंग बॉलर्स। ये हैं जो हाथ से बॉल फेंकते हैं 160 या उससे थोड़ा ऊपर की गति पे, और बल्लेबाज को बॉल पहुंचते पहुंचते 145 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो जब बॉल 145 किलोमीटर प्रति घंटे के पास होती है, तो गुणांक जो है CD की वैल्यू बदलने लग जाती है और बॉल स्विंग करता है, या फिर लेट स्विंग करता है, और बल्लेबाज को तकलीफ होती है। इसी में आप यॉर्कर भी देखोगे जो आखिर में जाके अचानक गति परिवर्तन करते हैं या दिशा परिवर्तन करें। यॉर्कर एक साधारण लो फुल टॉस नहीं होता। यॉर्कर की खूबी उसके लेट स्विंग में है, दाएं बाएं जाएं या फिर अचानक डुबकी मार दे, और यह इसलिए क्योंकि बॉल इस ग्राफ की चढ़ाई में प्रवेश करता है, बल्लेबाज के नज़दीक। तो इसमें मिलेगा आपको जैसे एंडरसन, स्टार्क, स्टेन, वकार, बुमराह। यह ग्राफ के इस क्षेत्र में चलते हैं, इस क्षेत्र में ऑपरेट करते हैं। फिर आते हैं फास्ट मीडियम स्विंग बॉलर। ये बॉल फेंकते हैं हाथ से 150 किलोमीटर प्रति घंटे, और बैट्समैन को 135-130 करीब पे
आती है। यहाँ क्योंकि बॉल जल्दी ही ग्राफ के ढलान पे चढ़ना शुरू हो जाती है, बॉल को थोड़ा और जल्दी स्विंग मिल जाता है और जल्दी स्विंग करने लग जाता है, जैसे आधे पिच के थोड़े आगे ही। तो यहाँ आते हैं कपिल देव, भुवनेश कुमार, जैक कैलिस, जहीर खान। और फिर आते हैं मीडियम स्विंग बॉलर, वो इस क्षेत्र में काम करते हैं। और क्योंकि इनके हाथ से बॉल छूटती ही ढलान में ही है, शायद 140 किलोमीटर प्रति घंटे पे, तो स्विंग पे नियंत्रण उतना आसान नहीं होता। तो इसमें हैं जैसे 80s के मदन लाल अमरनाथ और सौरव गांगुली भी। अब 20 ओवर बाद बॉल की सीम बैठने के बाद, सिलाई दबने के बाद ग्राफ ऐसे दिखता है। और अब सीडी की वैल्यू में बॉल के उड़ान के दौरान परिवर्तन लाना हो तो आपको हाथ से को बॉल कुछ 180 किलोमीटर प्रति घंटे या अधिक गति से फेंकना होगा, और यह बॉलर्स की क्षमता के बाहर है। इसलिए बॉल स्विंग करना बंद कर देता है, और इसलिए सीम के साथ छेड़खानी करना, उसको खरोचना, सीम को उठाने की कोशिश करना, ये सब चीटिंग है, ये सब बेईमानी है। और ये कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सीम उठा के या फिर उसके धागे वागे निकाल के वापस ग्राफ को बदल दिया जाए कि हमारी बॉल कुछ स्विंग तो करे। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अब गुणांक की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, वही 140-160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में, करीब पहले से 10 गुना ज़्यादा, अब 0.6 के करीब है। तो अब बॉल पे वायु घर्षण इतना है कि भला ही हाथ से बॉलर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़े बॉल को, वायु से गति अवरोधन इतना हो जाएगा कि बैट्समैन तक पहुंचते पहुंचते बॉल की स्पीड काफ़ी गिर जाती है। और यहाँ पे आप फास्ट बॉलर्स को बैकफुट पे पिटते भी देखोगे। तो इन ओवरों को कहते हैं डोंकी ओवर्स, खच्चर ओवर, क्योंकि यहाँ बॉलर्स को बहुत जान लगानी पड़ती है और बैट्समैन को तकलीफ देने के लिए बहुत फास्ट होना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बॉलर पिच पे टप्पा खा के बॉल में जान लाने की कोशिश करता है, क्योंकि हवा में उसके लिए कुछ नहीं है। इसको कहते हैं हिटिंग द डेक हार्ड। इसमें हैं आपके मार्क वुड, शोएब अख्तर, नील वैगनर, मोहम्मद सिराज। यहाँ मेहनत चाहिए और फिटनेस चाहिए। और अब हम आते हैं उस भाग में जो तकरीब 50 ओवर के बाद आता है। यहाँ पे बॉल घिस के, दब के दोबारा अपूर्ण गोलाकार रूप लेती है और ग्राफ दोबारा बाएं को जाने लग जाता है। ध्यान करें कि यहाँ का ग्राफ और जो 0 से 20 ओवर के ग्राफ से मिलता ज़रूर है, पर कारण अलग हैं। 0 से 20 ओवर का ग्राफ था क्योंकि बॉल का अपूर्ण गोलाकार रूप उठे सीम व सिलाई के कारण था, और यहाँ पे अपूर्ण गोलाकार का रूप बॉल के ऊपर खाबड़ की वजह से है। इसलिए स्विंग की प्रक्रिया यहाँ अलग है और इससे कहते हैं हम रिवर्स स्विंग। यहाँ पे कभी नोट कीजिए कि 20 ओवर बाद बुमराह जैसे कि गायब हो जाएगा, कहीं फाइन लेग थर्ड रन में टहल रहा होगा, और अचानक 55 ओवर में आके कुछ अनप्लेएबल यॉर्कर डाल के विकेट चटका देंगे। यह इसी कारण है। कभी कभी पुरानी बॉल में इतना मूवमेंट मिलता है कि 80 ओवर बाद भी नया बॉल नहीं लिया जाता। तो यह है गति में वस्तु और उन पे वायु घर्षण का विचित्र प्रभाव। आमतौर पे लगता है कि एक सपाट गोल गेंद ज़्यादा तेज जाएगी, पर नहीं, एक खुरदुरी या अपूर्ण गोल ज़्यादा तेज जाती है। यही कारण है कि गोल्फ बॉल पे भी गड्ढे होते हैं। और इसके बाद फिर आते हैं अलग अलग प्रकार के बॉल, कूकाबरा, ड्यूक, वाइट, पिंक, जिनके अपने अपने कुछ अलग अलग गुण होते हैं। और फिर आता है वातावरण, जैसे कि इंग्लैंड में टॉस के टाइम कहते हैं कि नीचे पिच को नहीं देखते बल्कि ऊपर देखने का। बादल, धूप, हवा, तमी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है निर्णय के लिए। तो देख लीजिए कि ये विषय कितना कठिन है, कितना जटिल है, कितना कॉम्प्लेक्स है। कुछ थोड़े बहुत सूत्र हैं, पर यह थोड़ा मार्ग दिखाने के लिए ही काम आते हैं। तरीका बस यही है, परीक्षण और दर्शन। किसी पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने सरफराज नवाब को रिवर्स स्विंग का रहस्य नहीं बताया। करके ही सीखना पड़ता है, कुछ गलतियां होंगी और रॉकेटों के मामले में कुछ दुर्घटनाएं होंगी। यह इस टेक्नोलॉजी प्रगति का हिस्सा है। अब इसको देखिए, तो ये वीडियो है
मिशन चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण का। ये यूट्यूब चैनल फ्लाइंग बीस्ट से मैंने लिए हैं कुछ दृश्य। यह है श्रीहरिकोटा में दर्शक स्थान से जो आप देख सकते हैं। रॉकेट के लॉन्च साइट या प्रमोशन मंच से काफ़ी दूर है। अब देखिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रॉकेट के उड़ने के कुछ समय बाद एक ऐसा झटका आया कि सीमेंट के बने बैठक, दीवार, खंभे सब हिलने लग गए। इसको सुनो। कब पहुंचने का? 7 सितंबर को ये मून पे लैंड करेगा। जैसे ही ये बादलों के ऊपर गया तो बहुत भीड़ आ गई ना। ऊपर तो पूरा वहां से हिल रहा था। हाँ, जैसे बादलों के ऊपर गया ना, ये पूरी सीढ़ियां जो लगी हुई है, कंक्रीट का पूरा स्टैंड बना हुआ है, it was shaking like vibration हो रहा था इसके अंदर। तो क्या था ये झटका? इसको कहते हैं प्रगात तरंग, इंग्लिश में शॉकवेव। होता यह है कि जब रॉकेट आवाज़ की गति, ध्वनि गति को पार करता है, तो क्योंकि उसके पथ में जो वायु के अणु हैं वो समय पे रास्ते से हट नहीं पाते और दब के उनमें एक विस्फोटक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो इस प्रगात तरंग को छोड़ता है। अगर इस वीडियो में बादल ना होते और आसमान बिल्कुल खुला होता तो प्रगात तरंग को आप असल में हवा में देख भी सकते हो। लहरों के रूप में दिखता है ये। जो लोग एयरफोर्स बेसों के नज़दीक रहते हों उन्हें यह विस्फोटक तरंग की सुनने की आदत सी हो जाती है। इसको सोनिक बूम भी कहते हैं। और जहां रोजाना सॉर्टीज चल रहे हों तो सच में ये एक सरदर्द ही है। अब खुशनसीबी है कि प्रगात तरंग रॉकेट के लिए उतना हानिकारक नहीं है। असल में दूसरे विश्व युद्ध में जब ये प्लेन ध्वनि गति को पार करने के काबिल हो रहे थे तो तभी से काफ़ी रिसर्च अनुसंधान हो रहा है इस विषय में कि वाहनों को कैसे बचाया जाए इस प्रगात तरंग से। तो होता क्या है कि वो चोंच का आकार जो होता है रॉकेट का वो ऐसे होता है कि ये तरंग को फैला देता है, रॉकेट से के साइड से निकाल देता है, जैसे आपके छाते का आकार आपसे छींटे दूर रखता है। और दूसरा कारण यह है कि रॉकेट तरंग को पीछे छोड़ देता है, परंतु धरती पे पहुंचते यह प्रगात तरंग मकानों को हिला देता है, उनको कमज़ोर करता है, खिड़कियां चटका देता है। तो इसका प्रभाव लॉन्च साइट पे होता है। फ्लोरिडा यूएसए के प्रक्षेपण स्थान केप कनावरल में इसके कारण रॉकेटों के शुरू के दिनों में, ये 50s और 60s की बात है, प्रगात तरंगों से और उनके कारण से वहाँ के मकान, जो भवन हैं, उनमें काफ़ी नुकसान आया था। इसरो के लाइव लॉन्च के दौरान इससे आप असल में सुन भी सकते हो और ये आता है करीब 30-40 सेकंड में और ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी भाग में। तो ट्रोपोस्फेयर की सीमा पे रॉकेट की गति होती है, जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे रॉकेट की गति होती है करीब 400 मीटर प्रति सेकंड और आवाज़ की गति होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो अधिकतम गतिक दाब है उससे थोड़ा पहले ही आता है। तो वायु घर्षण से संबंधित ये तमाम समस्याओं के कारण ही आप देखेंगे कि अधिकतर रॉकेट दुर्घटना ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं, खासकर जब किसी नए रॉकेट या मॉडल को पहली बार उड़ाया जा रहा है। ये नए रॉकेटों के लिए सोवियत संघ में भी उनके प्लान में और उनके बजट में 4 से 5 विफलताओं के लिए जगह बनाई जाती थी और उनमें टेलीमेट्री डेटा के विश्लेषण से ही सुधार लाया जाता था, क्योंकि धरती पे कोई प्रयोगशाला नहीं है जो रॉकेट और वायु घर्षण की जांच किसी भी विश्वसनीयता से कर सके। पर एक तकनीक अवश्य है जिससे हम अपनी उड़ान की घर्षण के प्रति विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। इसकी मास्टरी भी सोवियत संघ द्वारा ही आई और आज भी दुनिया भर में रूसी रॉकेट इसमें माहिर हैं। इसको कहते हैं उपरोधन और अंग्रेजी में थ्रॉटलिंग। एक बार आपने
अपने रॉकेट की उड़ान में परीक्षण की और शायद कुछ असफल भी रहे हों, पर इंजीनियर निकाल सकते हैं कि रॉकेट कितना घर्षण जोर झेल सकता है। एक बार उन्होंने ये सीमा तय कर ली, ये लिमिट तय कर लिया, तो अब वो रॉकेट पे जैसे रॉकेट की चोंच के नीचे तंत्र लगाते हैं जो इस जोर को नाप सके। ये दाब संवेदक या फिर जैसे प्रेशर सेंसर्स जिनको कहते हैं, ये वो हो सकते हैं, या फिर स्ट्रेन गेजेस भी लगा सकते हो जो एक प्रकार से लोड सेल ही हैं। ये बेसिकली वजन नापते हैं या फिर बल नापते हैं। इनके सहारे ये सब हो सकता है। अब जब भी वाहन पे दबाव या वाहन पे घर्षण बल लिमिट के नज़दीक पहुंचे तो वे रॉकेट इंजन को संदेश भेजते हैं कि ईंधन के प्रवाह को थोड़ा कम कर दीजिए, नलके को थोड़ा बंद कर दो, गति को थोड़ा कम कर दो। अगर उससे मान लो घर्षण बल ज़्यादा ही कम हो जाए तो संवेदक अब रॉकेट इंजन को प्रवाह बढ़ाने को बोलते हैं, गति बढ़ाने को बोलते हैं। और ये सिलसिला, ये चक्र जो है ये चलता रहता है। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को कहते हैं नियंत्रण प्रणाली, और इंग्लिश में कंट्रोल सिस्टम्स, जो इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा विषय है। पर इसके लिए रॉकेट इंजन और प्रोपेलक के कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए जिनको हम आगे के पाठों में देखेंगे। फिलहाल इतना जान लें कि उपरोधन सिर्फ तरल ईंधन के इंजन में ही हो सकता है। ठोस ईंधन के रॉकेट जैसे आपके दिवाली रॉकेट हैं, इनके उड़ान का उपरोधन द्वारा नियंत्रण नहीं हो सकता है। हाँ जी, तो यहाँ तक हमने देखा कि ये वायु घर्षण का विज्ञान कितना जटिल है और कितने समस्याएं खड़ी कर देता है, और यही कारण है अधिकतम जो रॉकेटों की दुर्घटना के, खासकर जब वो अधिकतम गतिक दाब तक पहुंचे। और हमने ये भी देखा कि इसरो को भी बहुत परेशानी हुई थी SLV से ASLV के बीच में परिवर्तन लाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अधिकतम गतिक दाब के कारण। तो वायु घर्षण का विज्ञान पे मतलब काबू पाना उतना आसान नहीं है, और खासकर पहले के 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। अब एक बार हम ट्रोपोस्फियर पार कर लें तो अचानक से वायु का घनत्व गिरने लग जाता है, और फिर जो घर्षण लगता है, घर्षण का जो जोर लगता है वाहन पे, वो भी बहुत कम हो जाता है। तो फिर हवा को हलना या जोतना आसान हो जाता है, और इस दौरान अब हमें तैयारी करनी है वाहन की अपनी निर्धारित कक्षा में प्रवेश करने की, जिसका मतलब है कि हमें अब वाहन को लंब दिशा से अब क्षैतिज दिशा में लाना होगा, जिससे वो धरती की परिक्रमा लगा सके। तो इसको कहते हैं गुरुत्व मोड़ या फिर ग्रेविटी टर्न, और इसको हम देखेंगे अगले पाठ में। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।